आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन के बारे में। देखो, जैसा आपको पता है कि हमारा जो है वो कार्बन एवं उसके यौगिक जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8 वो चल रहा है, ठीक है। और ये इसकी लगभग तीसरी या चौथी वीडियो है। इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसमें मैं काफी ज्यादा कुछ समझा चुका हूं, और अब तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें आप जब क्लिक करोगे तो वहां उन सबके लिंक आ रहे होंगे, उन पर आप क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हो, ठीक है। तो लास्ट की जो वीडियो है उससे मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। उसमें हमने हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण डिस्कस किया था, ठीक है ना। आपको याद होगा अगर आपने देखी होगी वो वीडियो। तो हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के आगे का जो टॉपिक है, मतलब कि एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन, इसको अब हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इनको अच्छे से समझेंगे कि ये क्या होते हैं और क्या क्या इनकी संरचनाएं होती हैं। तो आप ऐसा कीजिए, एक नोटबुक जरूर लेकर बैठिए जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। उसका फायदा आपको ये मिलेगा कि जो जो मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूंगा उन सब चीजों को आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना, जिससे कि आपको वो याद रहे, ठीक है। तो अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पूरा जरूर देखिएगा जिससे कि अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो अब लास्ट वीडियो में ये तीनों ही एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों ही एक श्रृंखला के अंदर आए थे, जिनको हमने सीधी श्रृंखला युक्त यौगिक कहा था। मतलब कि जिनमें जो है वो वलय का निर्माण नहीं होता है, उनके अंदर ये उदाहरण थे। अब इनमें एक एक को लेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो एक्चुअल में होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है एल्केन। एल्केन जो है वो एक श्रेणी है, मतलब कि एक सीरीज है। इसके काफी यौगिक होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है भाई श्रेणी का। तो एल्केन श्रेणी के जितने भी यौगिक होंगे उन सबका जो सूत्र होगा वो होगा CnH2n+2, ठीक है। CnH2n+2। इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए यहां n जो है वो संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब कि इस n की जगह पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है। सरल भाषा में अगर आप समझने की कोशिश करें तो सरल भाषा में इसका मतलब यह होगा कि कार्बन की संख्या जितनी होगी उससे ज्यादा किसकी संख्या होगी? हाइड्रोजन की, ठीक है। कार्बन की संख्याओं की तुलना में हाइड्रोजन की संख्या कितनी ज्यादा होगी? तो कितनी ज्यादा होगी, जैसे मैं अब यहां पर एक उदाहरण रख के देखूं, n बराबर मान लीजिए मैं 2 रख कर देखता हूं इसमें। तो जब मैं n बराबर 2 रख कर देख रहा हूं तो आप देखेंगे यहां पर C, n के स्थान पर मैंने 2 रखा, H2 × 2+2। तो देखिए अब C2 यहां 2 का 2 से गुणा होगा 4+2, तो सूत्र हमारे पास निकल के आ गया C2H6। तो अब ये जो सूत्र है ये किस श्रेणी का सूत्र होगा? एल्केन श्रेणी का। ये किस श्रेणी का यौगिक हो जाएगा? एल्केन श्रेणी का जो है ये यौगिक हो जाएगा। और उदाहरणों से डिस्कस करेंगे, पहले जो जरूरी चीजें उनको लिख लेते हैं हम, है ना। तो यहां पर ये तो इसका सूत्र हो गया। अब बात आती है कि क्या एल्केन श्रेणी के यौगिकों का कोई अन्य नाम भी होता है क्या? तो अन्य नाम इनके 2 हैं। पहला तो इनको कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें सभी जो बंध हैं वो कैसे पाए जाते हैं? एकल। सिंगल बॉन्ड जो है या एकल बंध जो हैं वो इनमें पाए जाते हैं, जिस कारण इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी जो बात है इनकी वो ये है कि एल्केन श्रेणी जो है इनका दूसरा नाम होता है पैराफीन्स। ये आप विशेष रूप से याद रखेंगे, ठीक है। इनको कौन से यौगिक भी कह दिया जाता है? पैराफीन्स यौगिक भी इनको कह दिया जाता है। तो पहली जो बात थी वो तो सूत्र है इनका CnH2n+2। फिर हमने देखा कि भाई इनके अन्य नाम क्या हैं। तो अन्य नाम में पहला नाम तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों है? क्योंकि इनमें सभी बंध एकल होते हैं। दूसरी विशेषता, इनको कहा जाता है पैराफीन्स यौगिक, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनकी और विशेषताएं क्या हैं। तो अगर मैं इनकी विशेषताओं की बात करूं तो इनकी सबसे पहली विशेषता आती है कि इनमें सभी जो बंध हैं वो एकल होते हैं। मतलब कि सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे। किस किस के मध्य? कार्बन कार्बन के मध्य,
कार्बन कार्बन के बीच जो है वो सभी बंध एकल बंध होते हैं। दूसरी विशेषता क्या है एल्केन श्रेणी की, तो वो है कि इनका अनुलग्न जो है वो होता है एन। ठीक है, इनका अनुलग्न क्या होता है, एन। अब ये अनुलग्न क्या है, तो देखो आपने हिंदी में जो है वो प्रत्यय पढ़े होंगे। प्रत्यय तो आप सभी जानते हैं जो कि किसी शब्द के पीछे लगता है, तो ठीक उसी तरीके से अनुलग्न होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगेगा। तो यदि किसी शब्द के पीछे आपको एन लगा हुआ दिखाई दे तो आप समझ सकते हो कि वह कौन सी श्रेणी का तत्व है, एल्केन श्रेणी का यौगिक होगा। जैसे कि मैथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। अब आप देखेंगे कि इन सब में आपको एन सुनाई दे रहा है, मैथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एन शब्द, मतलब कि जो प्रत्यय या अनुलग्न के रूप में जो है वो एन शब्द दिखाई दे रहा है। तो इससे इस चीज का पता लग रहा है कि ये सभी यौगिक जो हैं वो किस श्रेणी के सदस्य होंगे, एल्केन श्रेणी के। समझ आ गया आप सभी को। तो ये विशेषताएं थी एल्केन श्रेणी के बारे में। आप इन सबको लिख लीजिए, या तो लिख लीजिए या फिर यदि आप स्क्रीनशॉट खींचना जानते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिससे कि आपको जो है वो याद रहेगा कि इनके बारे में क्या क्या जानकारियां थी। ठीक है, ये सभी विशेषताएं एल्केन श्रेणी के अंदर होती हैं। अब हम बात करते हैं एल्केन श्रेणी के बाद में जो दूसरी श्रेणी आती है जिसका नाम है एल्कीन श्रेणी। यहां पर हमने एल्केन श्रेणी को तो डिस्कस कर लिया, अब जो दूसरी श्रेणी आ रही है वो है एल्कीन श्रेणी। तो उसकी क्या विशेषताएं हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश यहां पर करते हैं। देखिए इधर एल्कीन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी जो है इनमें भी हम उन्हीं बिंदुओं के तहत चर्चा करेंगे। तो इनका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n। ठीक है, जैसे एल्केन श्रेणी का सूत्र था ठीक उसी तरीके से एल्केन श्रेणी का सूत्र, एल्कीन श्रेणी का सूत्र है जो होता है CnH2n। n का मतलब है संख्या, 1 2 3 4 कुछ भी लिखा उस पे आ सकता है। अब बात करते हैं कि इसके अन्य नाम क्या होते हैं भाई। तो इसके अन्य नामों में अगर मैं बात करना चाहूं तो पहला नाम जो है वो तो इनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो आपको पता ही है क्यों कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इनमें जो है वो द्विबंध उपस्थित होते हैं। कम से कम एक द्विबंध तो उपस्थित होगा ही। दूसरा जो इनका नाम होता है वो होता है ओलिफिन्स। इनको ओलिफिन्स यौगिक भी कह दिया जाता है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि इनको ओलिफिन्स यौगिक क्यों कहा जाता है। ओलिफिन्स यौगिक कहने का इनका सीधा सा कारण ये है कि ये तेलीय द्रव का निर्माण करते हैं, ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। कब? जब इनकी ब्रोमीन से रिएक्शन कराई जाती है। ब्रोमीन एक गैस होती है भाई, ठीक है। तो जब ब्रोमीन से इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये तेलीय द्रव का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको ओलिफिन्स भी कह दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो इनकी अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो पहली विशेषता तो इनकी यही है, न्यूनतम एक द्विबंध पाया जाता है। कम से कम एक द्विबंध जो है वो इसमें पाया जाता है। पहली विशेषता तो ये हो गई इनकी। दूसरी जो इनकी विशेषता है वो ये है कि इनमें इनका जो अनुलग्न है वो होता है ईन। ठीक है, मतलब कि अगर किसी शब्द के पीछे या किसी यौगिक के पीछे आपको ईन लिखा हुआ दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं कि वो कौन सी श्रेणी का होगा, एल्कीन श्रेणी। जैसे कि हम उदाहरण देखें, प्रोपीन, ठीक है, एथीन, ये सभी जो हैं वो किसके उदाहरण हैं, एल्कीन श्रेणी के। अब ये तो इसकी विशेषताएं, आप इनको भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका भी आप ले सकते हैं। इनके बारे में समझ सकते हैं कि इनकी क्या खास जानकारियां जो है वो होती हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं तीसरा जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है एल्काइन श्रेणी।
कि भाई एल्काइन श्रेणियों की क्या खासियत है, उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं, उनको हम समझने की अब जो है वो कोशिश करते हैं। तीसरी जो श्रेणी आती है वो आती है एल्काइन श्रेणी। एल्काइन श्रेणी, वही बात, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, इनका सूत्र। तो एल्काइन श्रेणी का सूत्र होता है CnH2n-2, ये इनका सूत्र होता है। अन्य नाम की बात करें तो इनका अन्य नाम जो है वो आ जाता है, इनको भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। क्यों कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इनको? क्योंकि इनमें त्रिबंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है इनमें? त्रिबंध। ठीक है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो इनकी अगर हम विशेषताएं देखना चाहें तो इनकी पहली विशेषता तो यही है कि न्यूनतम एक त्रिबंध उपस्थित होता है। कम से कम एक त्रिबंध जो है वो इनमें पाया जाता है। ठीक है, दूसरी विशेषता अगर मैं इनकी देखना चाहूं तो वो होगी कि इनका जो अनुलग्न है वो होता है आयन, मतलब कि आयन जो है वो इनका अनुलग्न होता है। जैसे कि किसी शब्द के पीछे अगर आपको लिखा दिखाई दे प्रोपाइन, ब्यूटाइन, तो आप समझ जाइएगा कि वो किस श्रेणी के तत्व होंगे? एल्काइन श्रेणी के तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये सभी जानकारियां जो हैं वो इनके बारे में हमको समझने को मिलती है। अब हमको ये समझना है कि भाई ये तो हमने इनके उदाहरण वगैरह देख लिए, अब इससे जरूरी कुछ कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि भाई इसी से रिलेटेड टॉपिक से कि भाई ऐसा संभव क्यों नहीं है या इन चीजों को क्यों नहीं है, तो वो हमको अब समझने की कोशिश करनी है। जैसे कि मैं एक उदाहरण यहां पर देखना चाहूंगा या एक क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं और उसका आंसर जो है वो आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि वो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और वो मुझे आप कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैथेन का निर्माण तो संभव है, मैथेन का निर्माण तो संभव है, परंतु मैथीन एवं मैथाइन का नहीं, परंतु मैथीन एवं मैथाइन का नहीं। क्यों? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मैथेन को तो हम बना सकते हैं, लेकिन जैसे मैथेन बन सकता है वैसे मैथीन क्यों नहीं बन सकता, और मैथीन बन सकता है तो मैथाइन क्यों नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढिए कि इसका आंसर क्या होगा, और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा साउंड का डिस्टरबेंस हो सकता है ना, तो थोड़ी साउंड की तो प्रॉब्लम है, बट हो सकता है कि वो भी ठीक हो जाएगी जल्दी। साथ ही साथ अच्छी अगर लग रही है तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना अगर नहीं किया है तो। अब तक जो रेड वाला बटन आ रहा है ना सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा देना, और अगर दबा दिया है तो फिर दोबारा दबाने की उसको जरूरत नहीं है। साथ ही बगल में एक घंटी आती है उसको भी दबा देना और उसको ऑल कर देना, जिससे कि आप जो है वो सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। साथ ही साथ और दोस्तों को भी जोड़िए ताकि वो भी वीडियोस देख सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।